हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी एसपी में। दोस्तों आज मैं साइंस में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम तैयारी कर रहे हो या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हो, आपको ऐसे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों मैं इस वीडियो का पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? खाली स्थान से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, यानी कि अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, ये मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है ना। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन और जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? वेक्टर राशि, इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर राशि एक इंग्लिश वर्ड है और इसका हिंदी क्या हो गया? सदिश राशि, यानी कि सदिश राशि और वेक्टर राशि दोनों एक है और एग्जाम में आपको किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है वजन, तापमान, वेग और लंबाई। देखिए दोस्तों इसमें से वेग यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये जो है एक वेक्टर राशि यानी कि सदिश राशि है। देखिए वेग हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, विस्थापन हो गया, ये सारे सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, यानी कि वही सदिश राशि है ना। सदिश राशि पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है समय, तापमान, दूरी और वेग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वेग। वेग ही एक सदिश राशि है इसमें से, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, यानी कि उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है यांत्रिकी, वेक्टर, वेग और परिमाण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वेग। यानी कि वेग फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर वो वेग कहलाता है ना। यानी कि एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा, केवल एक पॉइंट को। देखिए वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, बस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? मास प्रति यूनिट, देखिए मास यानी कि एम बटा वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या बोलते हैं? भी लिखते हैं ना। तो ये किसका फॉर्मूला है? ऑप्शन दिया हुआ है बल, कार्य, घनत्व और दबाव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? दबाव को खाली स्थान से नापा जाता है ना। खाली स्थान से नापा जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए द्रव्यमान और घनत्व, किए गए कार्य, बल एवं क्षेत्रफल और बल एवं दूरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बल एवं क्षेत्रफल। यानी दबाव, देखिए दबाव को हम दाब भी बोलते हैं ना, दाब भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में दाब भी दे देगा तो इस तरह से समझ लीजिएगा, है ना। दाब का फॉर्मूला क्या होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स बाय एरिया। यानी कि इसका ऐसा मतलब क्या होता है? बल का, देखिए बल का क्या होता है? न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। यानी कि दबाव का ऐसा मतलब हो गया न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव यानी कि दाब। तो ऑप्शन दिया हुआ है प्रति वर्ग सेंटीमीटर न्यूटन, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, है ना, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए इनमें से विषम को चुने। विषम को चुनने के लिए कह रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है गति, संवेग, विस्थापन और वेग। देखिए दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि देखिए वेग, विस्थापन और संवेग ये तीनों जो है एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। और इसमें से गति जो है एक अदिश राशि है ना, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए गति,
गति दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है। देखिए इसमें अदिश और सदिश से मतलब नहीं है ना। देखिए ऑप्शन गति दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है। देखिए समय का जो होता है ना, देखिए समय का पद्धति जो होता है सब में एक होता है, चाहे एम के एस पद्धति हो, चाहे सी जी एस पद्धति हो, इस तरह के 3 पद्धति होता है टोटल। तो तीनों में क्या होता है, सबका समान होता है, लेकिन तीनों में सेकेंड ही होता है। लेकिन गति हो गया और द्रव्यमान हो गया, तो यानी कि तीनों का जो होता है अलग अलग होता है पद्धति, है ना। यानी कि समय इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है पानी घनत्व क्या है। घनत्व पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है 1000 किलो प्रति घन मीटर, 10 किलो प्रति घन मीटर, 1 किलो प्रति घन मीटर और 100 किलो प्रति घन मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1000 किलो प्रति घन मीटर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है न्यूक्लियस में खाली स्थान परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रोटॉन। यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर को दर्शाता है ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3, कुछ नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कुछ नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है। ऑप्शन दिया हुआ है आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देखिए आयोडीन। आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 क्या है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। यानी कि सकारात्मक आवेश बोल रहा है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्रिप्टन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव आवेश से दर्शाते हैं, है ना, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 क्या है, देखिए क्वेश्चन 15 कह रहा है इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है न्यूट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये पॉजिट्रॉन। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया हुआ है। देखिए अभिकथन दिया हुआ है परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्या दिया हुआ है कि परमाणु विखंडन की जो घटना होती है अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। और कारण दिया हुआ है यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है ना। अब देखिए उत्तर क्या दिया हुआ, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। देखिए अभिकथन और कारण दोनों सही है, यानी कि मतलब कि आंसर जो बोल रहा है अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या करता है। ये ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है ना। देखिए अगला ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है ना। अगला ऑप्शन है अभिकथन और कारण दोनों गलत है। और नेक्स्ट ऑप्शन है अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता है ना। यह इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था इसलिए मैंने ऊपर नीचे करके किया है। अब इसको पॉज करके अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु संलयन, सौर ऊर्जा, उष्मा विद्युत और गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परमाणु संलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखिए एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 2, 6, 8, 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका क्या होता है, 2 होता है और 6 होता है, टोटल 8 होता है ना, टोटल 8 होता है। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में 6 आता है, तो ये हमारा यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण और हाइड्रोलिसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
गुरुत्वाकर्षण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। बाकी ये तीनों जो दिए हुए हैं ये तीनों रासायनिक प्रतिक्रिया हैं, है ना। अगला प्रश्न है 21 क्वेश्चन क्या है, देखिए इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ये बोल रहा है ऊर्ध्वपातन है, स्फटिक रूप है, निष्क्रियकरण है और आसवन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निष्क्रियकरण। यानी निष्क्रियकरण एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी ऊर्ध्वपातन, स्फटिक रूप और आसवन ये सारे रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन के उदाहरण नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है कोशिका, क्लोरोप्लास्ट कोशिका जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और इसी कारण क्या होता है कि पेड़ पौधे में पत्तियां भी हरे दिखते हैं, है ना, क्लोरोप्लास्ट कारण, यानी कि क्लोरोफिल इससे बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। ऑप्शन दिया हुआ है डीएनए एडिटिंग, डीएनए स्प्लेसिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए एम्प्लीफिकेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। ऑप्शन है फ्रेडरिक मिएस्चर, अल्ब्रेक्ट कोसेल, फोबस लेवेन और नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए जेम्स वाटसन और क्रिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देखिए फ्रेडरिक मिएस्चर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। देखें डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। डीएनए के संबंध में बोल रहा है ना। देखिए ऑप्शन दिया जातीयता, कुल परंपरा, पोलियो और वंशावली। तो देखिए दोस्तों जातीयता, परंपरा, कुल परंपरा और वंशावली ये तीनों जो हैं डीएनए के संबंध में आते हैं, ठीक ना। बाकी पोलियो जो है एक रोगाणुनाशक है, ठीक ना, यानी कि ये अलग है। ये यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है केवल समसूत्रण, केवल सूत्री विभाजन, माइटोसिस और मायोसिस दोनों, या और ऑप्शन है लास्ट ना समसूत्रण और ना ही अर्धसूत्री विभाजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि केवल समसूत्रण, यानी कि यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 26 क्या है। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाणु की खोज है ना। ऑप्शन दिया हुआ है लूसी, होमोनलिडी, होमोसेपियंस और ऑस्टियोपिथेलिन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी होमोनलिडी। यानी कि मानव विकास के संबंध में हाल ही में जो खोज किया गया है वो कौन जीवाणु था, तो होमोनलिडी। इसको क्वेश्चन को याद रखिएगा। देखिए दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कुछ बहुत मतलब कि एनसीईआरटी से सारे कलेक्ट किए गए हैं, ठीक है ना, इसलिए आपसे ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण है क्या है, यानी कि ये पूछ रहा है कि जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है ओजोन, ऑर्गेनोक्लोरिन, लाइकेन और नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है देखिए प्रोटीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑर्गेनोक्लोरिन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा यह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक या अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, पुनर्संयोजन और नॉन रैंडम मैटिंग, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उत्परिवर्तन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 29 क्या है। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक, एथेनोइक, फॉर्मिक और नाइट्रिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पेट की परत में कुछ ग्रंथियों कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये देखिए आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे। ऑप्शन दिया हुआ है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जॉन मेनार्ड केयन्स, ग्रेगर मेंडल और डोनाल्ड बेयर।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ग्रेगर मेंडल। इसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, और इन्हें ही आनुवंशिकता का पिता भी कहा जाता है ना, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो चैनल को, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।